एवं 3 अन्य काउंसिल अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निवेदन करते हैं। बहुत बहुत आभार। प्रकरण क्रमांक 1/2024 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र सटई थाना सटई अभियोगी बनाम पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह, राजकुमार उर्फ आर.के. सिंह, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296, 351(2) एवं 3, धारा 74, धारा 117(2), 3, 5 तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(r) एवं 3(1)(s) एवं 3(2)(5) के अंतर्गत उद्भूत हुआ है। कृपया अनुमति प्रदान करने का विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत आभार। प्रकरण के संबंध में तथ्य बताने की अनुमति का विनम्र अनुरोध है। महोदय का आभार। घटनाक्रम अभियोजन के अनुसार दिनांक 12/8/2024 को दिन के लगभग 1 बजे अभियोजन साक्षी 5 अपने मोहल्ले के टीकाराम शिवहरे, अभियोजन साक्षी 6 के दरवाजे के सामने चबूतरे पर बैठकर अपने गांव के दयाराम सौर व किलकोटी, अभियोजन साक्षी 7 के साथ जब बात कर रहा था, तभी वहां अभियुक्त पुष्पेंद्र सिंह व गोविंद सिंह अपने अपने हाथ में लाठी लेकर तथा अभियुक्त राजकुमार सिंह उर्फ आर.के. सिंह अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तथा अभियोजन साक्षी 5 को मां की गाली देते हुए जाति सूचक शब्द खंगरा से संबोधित कर बोले कि उसने अपनी भतीजी से 100 नंबर डायल कर डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट कराई एवं अभियुक्त गोविंद सिंह ने उसके दाहिने हाथ के बखौरा व दाहिने हाथ की टिहनी में लाठी से व अभियुक्त पुष्पेंद्र सिंह ने बाएं हाथ की कलाई में लाठी से तथा अभियुक्त राजकुमार उर्फ आर.के. सिंह ने कुल्हाड़ी के बेट से दाहिने पैर की जांघ पर मारा तो वह चिल्लाए। अपने ससुर अभियोजन साक्षी 5 के चिल्लाने की आवाज सुनकर अभियोक्त्री अपने पति अभियोजन साक्षी 2 के साथ वहां दौड़कर पहुंची व उसके पति ने अपने पिता को बचाया तो अभियुक्त राजकुमार उर्फ आर.के. सिंह ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर झकझोर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसकी चूड़ियां टूट गई। इसके बाद अभियुक्त गण ने अभियोजन साक्षी 5 तथा उसके पुत्र अभियोजन साक्षी 2 व पुत्रवधू अभियोक्त्री अभियोजन साक्षी 1 को मां बहन की गाली देते हुए जातिगत शब्दों का उच्चारण कर अपमानित किया तथा अभियोजन साक्षी 5 को जान से मारने की धमकी दिया।
अभियुक्त गणों ने अभियुक्त्री, उसके ससुर व पति को लोक स्थल पर या उसके समीप ऐसी अश्लील गालियां जो उन्हें व अन्य को सुनने में क्षोभ कारित करने वाली थी, देकर क्षोभ कारित करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर निर्मित सामान्य आशय के अनुसरण में अभियुक्त्री को मारपीट कर स्वेच्छा पोखटी तथा उसके ससुर अभियोजन साक्षी 5 को मारपीट कर स्वेच्छा घोर गंभीर उपहति कारित करते हुए अभियुक्त्री जो एक स्त्री है लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा ये जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है, उसे स्पर्श करने के लैंगिक प्रकृति का कार्य उसकी सहमति के बिना करते हुए उसके ससुर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अंतराष्ट्र कार्य किया तथा स्वयं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले स्थल पर अश्लील गालियां मारपीट कर अभिप्रस्त किया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन साक्षी 5 उसकी पुत्रवधू अभियुक्त्री तथा भतीजे अभियोजन साक्षी 8 के साथ जाकर थाना सटई प्रदर्श P5 लिखाया, जिसे थाना सटई में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक धर्मेंद्र त्रिपाठी अभियोजन साक्षी 3 ने अपराध क्रमांक 9/2024 में लिपिबद्ध किया। प्राथमिक साक्ष्य स्वास्थ्य केंद्र सटई में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश त्रिपाठी अभियोजन साक्षी 4 ने अभियुक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण कर अपना अभिमत जो प्रदर्शित P6 देते हुए अभियोजन साक्षी 5 का चिकित्सक परीक्षण कर अपना अभिमत प्रदर्शित P7 देकर उसकी बाईं कलाई में आई चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिजावर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के फलस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिजावर श्री मनीष अनुरागी ने दिनांक 15/9/2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभियुक्त्री का कथन अभिलिखित किया। प्रदर्श P1 डॉक्टर नरेश त्रिपाठी अभियोजन साक्षी 4 की सलाह के फलस्वरूप जिला चिकित्सालय छतरपुर में अभियोजन साक्षी 5 की बाईं कलाई का एक्सरे हुआ, जिसे अभिमत के लिए थाना सटई द्वारा भेजे जाने पर अभियोजन साक्षी 5 की बाईं कलाई में अस्थि भंग होने का अभिमत प्रदर्श P8 दिया। अभियोजन के अनुसंधानकर्ता SDO पुलिस बिजावर सुरेश चंद्र दोहरे अभियोजन साक्षी 10 ने अनुसंधान कार्य संपन्न किया। श्रीमान से निवेदन है यदि तथ्यों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया हो तो विचारण बिंदु बताने की अनुमति प्रदान करने का। अभियोजन पक्ष के विचारणीय बिंदु निम्नलिखित। पहला, अभियोजन पक्ष अभियोक्त्री अभियोजन
साक्षी 2 तथा अभियोजन साक्षी 5 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। दूसरा अभियोजन पक्ष के साथ की गई मारपीट घोर उपहत की श्रेणी में आता है। बिंदु 3 अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। बिंदु 4 अभियोजन पक्ष के चक्षुदर्शी गवाह पक्षद्रोही होने पर पुलिस के समक्ष गवाही का वह भाग जो मान्य किए जाने योग्य है उपयोग में लाया जा सकता है। संबंधित धाराओं के समर्थन में न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। विचारण बिंदु 1 के अंतर्गत मासूम शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य EIR 2000 एक्ट सुप्रीम कोर्ट 1706, जिसमें यदि भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) लागू हो रही है और पीड़ित पक्षकार SC/ST वर्ग का है तो धारा 3(1)R, 3(1)S और 3(2)(5) के अंतर्गत प्रभावी होगा। दूसरा न्याय दृष्टांत SK गोलम मुर्शीद एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस प्रकरण में माननीय न्यायाधीश महोदय ने उद्धृत किया कि SC/ST एक्ट इज बेनिफिशियल लेजिस्लेशन टू बी इंटरप्रेटेड in favor of the member of said caste। विचारणीय बिंदु 2 के लिए न्याय दृष्टांत है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम राकेश गुप्ता। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा और पीड़ित को चिकित्सा व्यय देने का आदेश पारित किया। विचारण बिंदु 3 के लिए चैतूलाल बनाम उत्तराखंड राज्य 2019 हमला या आपराधिक बल का प्रयोग सिद्ध पाए जाने पर 1 वर्ष की सजा का अभिनिर्णय दिया। विचारण बिंदु 4 के लिए जाहिर अब्दुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य EIR 2006 SC 1367 गवाह पक्षद्रोही होने की स्थिति में न्यायालय मूक दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि मामले की तह तक जाने का प्रयास करेगा। संक्षेप अंत बहस। अभियोजन पक्ष के सभी पक्षकार अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अभियुक्त गण जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से इतर वर्ग के हैं उनके द्वारा अभियोक्त्री को जो एक अनुसूचित जाति की स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर उपहति कारित करना तथा उसके ससुर पति को अश्लील गाली जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करना तथा ससुर को मार पीट कर घोर उपहति पहुंचाई, जिसे चिकित्सीय परीक्षण में भी प्रमाणित पाया गया। अतः अभियुक्त गणों का ये अपराध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)R, 3(1)S एवं 3(2)(5) के अंतर्गत
दंडनीय मान्य किया जाए तथा अभियुक्त गणों को अधिकतम सजा दी जाए। इसके साथ ही माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि विचारण में ली जा रही भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के अंतर्गत कठोर दंड दिया जाए, जिससे भारतीय संविधान की मंशा अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए बनाए गए अधिनियम का लाभ उस जाति के सदस्यों को मिल सके तथा कानून का शासन स्थापित हो सके। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे भी बोलने का मौका दिया गया। प्रोसिक्यूटर साहब के बहुत ही दिलचस्प बिंदुओं को बहुत ही गौरपूर्वक सुना गया और अपने अभियुक्त के तरफ से अपना पक्ष रखते हुए मैं कहता हूं कि अभियुक्त गण की ओर से संबंधित मामले का विस्तार पूर्वक वृत्तांत कुछ इस प्रकार से है, जो बिंदुवार या कंडिकाओं के माध्यम से माननीय न्यायालय की बेंच पर रख दिया गया है। प्रथम बिंदु कहता है कि आरोप पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का अभियुक्त गण ने उपर्युक्त आरोपों को अस्वीकार कर विचारण चाहा है तथा अभियुक्त गण का बचाव यह रहा है कि उनके कहना यह रहा है कि उनके गांव में दो दल हैं, जिनमें से एक दल उनका परिवार है तथा दूसरा दल पीड़ित पक्ष का परिवार है। इसलिए पीड़ित पक्ष ने उन्हें झूठा फंसाए जाने की फंसा दिया गया है और वे निर्दोष हैं। द्वितीय बिंदु इस प्रकार से कहा गया है, जो कि माननीय प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा है, और बाद के बिंदु नंबर 30 पृष्ठ क्रमांक 18 पर लेख है कि अभियोजन संख्या 2 ने स्वयं स्वेच्छा से यह स्वीकार किया है कि गांव में दो पार्टियां चलती हैं, जिनमें से एक पार्टी उनका खुद का परिवार है तथा दूसरी पार्टी अभियुक्त गण का परिवार है। ऐसी स्थिति में यह तय है कि दोनों पक्षों के मध्य दलबंदी रहती है। वर्तमान समय में रोज यह देखने को मिलता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है तथा फंसाने का कोई भी मौका नहीं चूकता है। अर्थात प्रस्तुत उपर्युक्त परिवार में दलबद्ध प्रेषित होने के कारण यह पूर्णतः मनगणन एवं झूठा मुकदमा दायर किया गया है। बिंदु विचारणीय होने के कारण माननीय न्यायालय से का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे कि परिवाद में प्रस्तुत बिंदु 4 में दर्ज है कि अभियुक्त गण हथियारों से लैस लाठियों तथा कुल्हाड़ी के साथ विशेषतः जाति सूचक शब्दों को संबोधित करते हुए, जैसे कि खंगरा जैसे शब्दों का संबोधित करते हुए उन्होंने हमला किया। वहीं दूसरी ओर बिंदु क्रमांक 32 तथा बिंदु क्रमांक 32 पृष्ठ क्रमांक 18 में साक्ष्य के दौरान अभियोजन के द्वारा यह स्वतः स्वीकार किया गया है कि अभियोजन संख्या 1 जो युक्ति हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्वतः स्वीकार किया है कि चमरिया शब्द से संबोधित किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है महोदय, माननीय श्रीमान न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु है कि एफआईआर में दर्ज शब्द खंगरा तथा साक्ष्य के दौरान कहा गया शब्द चमरिया एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। बिंदु नंबर 4 अभियोजन संख्या 1 द्वारा अभियुक्त यह आरोप लगाया गया, अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया कि उसने लज्जा भंग की। धारा 200 धारा 296 भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत यह कहा गया अयुक्ति के द्वारा कि उन्होंने उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की, परंतु यह एक असत्य कथन है। इसकी सत्यापता खुद उनके ससुर ने की है। अभियोजन संख्या 2 तथा अभियोजन संख्या 1 के द्वारा पूर्ण परिवाद में बारंबार झूठ बोला गया है कि न्यायालय के समक्ष ऐसी कई जगहों पर असत्य वचन किया गया है। उदाहरण के लिए परिवाद में अभियोजन संख्या 1 तथा अभियोजन संख्या 2 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि
झगड़े की आवाज सुनकर वह अपने पति के साथ ससुर को बचाने के लिए आए तथा साक्ष्य के दौरान उन्होंने स्वतः यह बात स्वीकार की है कि पुलिस के आने के बाद वह अपने पति के साथ घटना स्थल पर आए। तो ये बात भी एक विरोधाभास उत्पन्न करती है तथा एक मनगढ़ंत कहानी को ऊपर संदेहप्रद होने की घोषणा के लिए संदेहप्रद विचार की ओर अग्रसर करता है। अभियुक्त गण के पक्ष में न्यायालय को यह संदर्भ में सूचक बनाना चाहिए कि सेबहरे के मकान के सामने यह बात स्वीकार की गई कि अभियोजन के द्वारा शराब का सेवन किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता है और यह शराब पीकर गिरा है, जिसके कारण इसको चोट लगी तथा अभियुक्त को झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह बात बिंदु क्रमांक 38 में स्पष्ट रूप से दर्ज है। बिंदु क्रमांक कंडिका क्रमांक 7 इस बात की पुष्टि चिकित्सीय रिपोर्ट से भी की गई कि इस प्रकार की चोट किसी भी ऊंचाई से गिरने पर भी लग सकती है। वहीं दूसरी ओर अभियोजन क्रमांक 1 के बारे में यह भी कथन कहा गया कि डॉक्टर त्रिपाठी के द्वारा यह भी कहा गया कि यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि लाठी तथा कुल्हाड़ी के बैट से किए गए प्रहार से ये हो सकता है। ये एक निश्चित ऊंचाई से गिरने के बाद भी घटना घटित हो सकती है। अर्थात चिकित्सीय रिपोर्ट किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं देती है और आपराधिक मामलों में माननीय न्यायालय ये बात विदित है कि आपराधिक मामलों में चिकित्सीय रिपोर्ट तथा साक्ष्यों की कही बात बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जैसे कि चोट की गंभीरता व प्रकृति, हथियार इत्यादि की प्रकृति, चिकित्सीय रिपोर्ट में ऐसी किसी भी चीज की या कैसे किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। प्रस्तुत बाद में पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट भी यह पुष्टि नहीं करती है कि अभियुक्त गण के द्वारा कोई अपराध किया गया। अन्वेषण रिपोर्ट असंगत तथा नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है। ये विचारणीय बिंदु है महोदय। जैसा जब्ती के संदर्भ में पुलिस के द्वारा कहा गया है कि आरोपी अपने हथियारों के साथ पुलिस कार्यालय आए तथा जब्ती की। वहीं पर दूसरी ओर दोहरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोहरे जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह घटना स्थल पर गए और उन्होंने जब्ती की तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है जो घटना की स्पष्टता की ओर इशारा नहीं करती है। पूर्णतः मनगढ़ंत विचारों को इस एफआईआर में संजोया गया है। वहीं दूसरी ओर चूड़ियों के टुकड़ों का मिलना जो एक काफी सूक्ष्म बात होती है, लेकिन नक्शा दर्ज करते वक्त माननीय दोहरे के द्वारा तलैया या तालाब को छोड़ देना एक अचरज की बात लगती है महोदय। ऐसा इसलिए कि प्रत्यक्ष रूप से एक भारी भरकम चीज का छूट जाना और छोटी चीजों का मिलना पुलिस की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाता है। वहीं पर चक्षुदर्शी या गवाहों का न्यायालय में पूर्ण रूप से यह कहना कि उन्हें घटना के संदर्भ में कुछ नहीं पता, आंशिक तथा पूर्ण रूप से उन्होंने घटना का होना नकारा है। अर्थात अभियोजन के पक्ष में कोई गवाही नहीं दी गई। और जब अभियोजन के पक्ष में गवाही नहीं दी गई महोदय, तो गवाह न मिलना भी एक विचारणीय बिंदु है। वहीं पर माननीय प्रोसिक्यूशन साहब ने लोक स्थल का जिक्र किया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 1 और धारा 1R में माननीय प्रोसिक्यूशन साहब ने लोक स्थल का जिक्र किया, जो कि धारा 1 में लोक स्थल शब्द का जिक्र ही नहीं होता है। वहां पर पब्लिक व्यू कहा गया है। सर, माननीय कोर्ट को बताना चाहता हूं कि
यहाँ पर पब्लिक प्लेस का जिक्र नहीं है, ना पब्लिक व्यू का है, अर्थात कि कोई भी घटना पब्लिक के संज्ञान में आना चाहिए। चक्षुदर्शी इस चीज को नकारते हैं, इसलिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट संदेह न उठाती हो। वही दूसरी ओर माननीय न्यायालय की दृष्टि में यह संदर्भ भी लाना चाहता हूं कि अभियुक्त गण आदतन अपराधी या पेशेवर अपराधी नहीं है। यह इस तरीके का पहला अपराध है उनका, इसलिए दोष मुक्ति तमाम विचारों पर विचार करने के बाद माननीय न्यायालय से इस प्रकार की आशा की जाती है कि अभियुक्त के पक्ष में व न्याय हित में दोष सिद्धि तथा न्यायोचित निर्णय दिया जाए। माननीय न्यायालय से इजाजत लेते हुए मैं कुछ बातों के संदर्भ में विवादास्पद स्थिति को और स्पष्ट करना चाहता हूं। पुणे के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में कार्यरत अफसर डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन की याचिका के संदर्भ में यह निष्कर्ष या दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR तुरंत FIR दर्ज नहीं की जाएगी तथा तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। शिकायत को नोट करने के बाद शिकायत की पुष्टि SDOP रैंक का व्यक्ति करेगा तथा FIR के बाद DSP रैंक का व्यक्ति अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं पर जो सबसे दिलचस्प बात यहां पर आती है माननीय न्यायालय, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 3 से 4 महीने में कंप्लीट होती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है, न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जांच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिए। जांच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक का समय ना ले और इन नियमों का यदि पालन नहीं किया जाता है तो पुलिस की अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। कौन से मामले का ये सर पुणे के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन। सर उसमें दर्ज नहीं है, मैं करना भूल गया हूँ, अभी आपको पेश कर दूँ। 60 दिन होता है? नहीं, 7 दिन, 7 डेज। विदिन 7 डेज में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा की जाएगी और माननीय न्यायालय जो क्या नाम पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है इसमें 3 से 4 माह का समय लिया गया है, इसलिए यह पुलिस की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़ा करती है एवं पुलिस रिपोर्ट को भी क्या नाम है संदेह के दायरे में रखती है। वहीं पर एक मामला और दर्ज किया गया था माननीय न्यायालय, प्रोसिक्यूशन साहब ने अधिक से अधिक दंड की मांग की है। उसी संदर्भ में एक मामला था चौधरी राम, प्रश्न क्रमांक 5 में सर दिया गया है, चौधरी रामजी भाई नरसिंह भाई बनाम गुजरात राज्य व अन्य 2003, भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(2) के तहत दोष मुक्ति किया गया था। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस परिवाद में अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था कि निर्णय विवेक आधार पर नहीं बल्कि न्यायालय का समक्ष स्वविवेक का अधिकार कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाएगा। इसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद में अभियोजन के द्वारा लगाए गए आरोपों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, गवाहों, चिकित्सीय रिपोर्ट इत्यादि को विरोधाभास पाए जाने के कारण अभियुक्त गण को अपराधी घोषित करने के पक्ष में निर्णय नहीं दिया। माननीय न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त घोषित किया। किस केस में? चौधरी रामजी भाई नरसिंह भाई बनाम गुजरात राज्य 2003 के तहत। वही दूसरा, अपराध की पुष्टि न होने की स्थिति या विरोधाभास होने की स्थिति में भी माननीय न्यायालय ने अभियुक्त गण को दोष मुक्त घोषित किया। यह स्थिति मौजूदा परिवार में भी देखने को मिलती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(2) और 3(2) के माननीय न्यायालय ने पूर्ण विवेक का उपयोग करते हुए न्याय हित में उचित निर्णय नहीं दिया तथा कानूनी पक्ष को यह पूर्ण व संदेह में नजरअंदाज किया गया है, न्याय हित में उचित नहीं है। माननीय न्यायालय को पुनः विचारण करने की आवश्यकता है। दूसरे मामले में हल्कू व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1974 4SS और 4SCC 300, हक्का सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य 1975 4SCC 511 और गुरमेज सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य 1991। उक्त परिवाद में श्रीमान न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया कि हथियार के इस्तेमाल किए गए भाग की स्पष्ट करना अभियोजन पक्ष की गवाहों का कर्तव्य होता है। माननीय न्यायालय के समक्ष में यह बिंदु भी लाना चाहता हूँ, गवाहों का कर्तव्य होता है। जो इस न्यायालय के समक्ष आए परिवार में ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया गया है। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य हम लोग को पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं करते हैं और ऐसा वर्तमान परिवाद में पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सीय रिपोर्ट एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी स्थापित नहीं किया जाता है, तो माननीय न्यायालय अभियुक्त को किस दायरे में रखते हुए दोष सिद्धि में 1 साल का कारावास तथा 500 रुपए के जुर्माने से दंडित कर रहे हैं। विचारणीय न्यायालय द्वारा देखे गए और सुने गए अनगिनत विरोधाभास के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब गवाहों या साक्षियों के द्वारा घटना संदेहप्रद व स्पष्ट ना हो व कथित विरोधाभास के कारण न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना कानून में स्वीकार नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने पूर्ण विवेक के आधार पर किस तरीके से अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए 1 साल का कारावास सुनाया। माननीय न्यायालय से विनय है कि इस समस्त कानूनी तथ्यों को पूर्ण न्याय में सम्मिलित किया जाए तथा निर्णय न्यायालय में सुनाया जाए। उक्त परिवाद पूर्णतः झूठा, फाइनल आर्गुमेंट सर, उक्त परिवाद पूर्णतः झूठा तथा असत्य है और इस तरह के मामले प्रतिवर्ष दर्ज कराए जाते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में है। इसका कारण शासकीय आर्थिक सहायता तथा कानूनी जातीय आधार पर संरक्षण। माननीय न्यायालय की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बड़ी संख्या में मामले दर्ज कराए जाते हैं शासकीय आर्थिक सहायता और कानूनी संरक्षण जातीय आधार पर, जिस कारण अधिनियम शासकीय विधिक आयाम हो गया है। शासकीय विधिक आर्थिक आयाम के तौर पर संपन्न अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के संपन्न तथा बौद्धिक संपन्न वर्ग इस अधिनियम का झूठे मामले दर्ज कराने के लिए अक्सर आतुर होते हैं और बड़ी भारी संख्या में प्रतिवर्ष दर्ज कराए जाते हैं, जिसमें माननीय न्यायालय का समय व कार्य तथा बोझ दोनों की गति निरंतर होती जा रही है तथा न्याय प्रणाली के ऊपर वादों का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। इसके तथ्य की सत्यापता उक्त बिंदुओं से की जा सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संदर्भ में विचार करने से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में दर्ज ज्यादातर मामले झूठे पाए गए हैं। माननीय न्यायालय के इसकी कोई रिपोर्ट है? जी सर, रिपोर्ट है और इसको सम्मिलित जी सर सम्मिलित है। न्यायालय द्वारा अपने फैसले में कुछ ऐसे मामलों को सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जांच में अनुसूचित जाति से प्रताड़ित किए जाने के 5,347 मामले झूठे सामने आए हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में 912 मामले झूठे सामने आए हैं। वर्ष 2000 नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सर ये दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ने भी सर इसके वर्डिक्ट्स को बताया है। कितने मामले 2016 में
झूठे सामने आए हैं और अनुसूचित जनजाति के 912 मामले सर झूठे सामने आए हैं। अर्थात ये बात कही। जी सर बिल्कुल। वर्ष 2015 में SC/ST कानून के तहत न्यायालय को कुल 15,638 मुकदमों का निपटारा किया गया। इनमें से 11,024 मामलों में या तो अभियुक्त को बरी कर दिया गया है या फिर दोष मुक्त साबित हुए 495 मुकदमे वापस ले लिए गए हैं माननीय न्यायालय। केवल 4,119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। ये सभी आंकड़े 2016-17 की सामाजिक न्याय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। माननीय न्यायालय SC/ST कानून के तहत मामला दर्ज करते समय पुलिस व अभियोजन पक्ष अन्य अधिनियमों की धाराओं का भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि केस का वर्डिक्ट और बढ़ाया जा सके और एक नहीं तो दूसरी धारा में सजा सुनाई जा सके। इसी के संदर्भ में माननीय न्यायालय यदि रेशियो निकाला जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अनुसूचित जाति वर्ग आज के दौर में एक संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति सुधर रही है, जिसकी वजह से वो इस कानून से भलीभांति परिचित हैं और इस कानून का पूर्ण दुरुपयोग करते हैं। वहीं पर माननीय न्यायालय को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या नाम है, ये प्रोसिक्यूशन साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये क्या नाम है, एक सामाजिक उत्थान के लिए बनाया गया कानून है। मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन किन के लिए? वहीं पर यदि अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो माननीय न्यायालय अनुसूचित जाति के मामले में अनुसूचित जनजाति के मुकदमे लीगल जायज भी हैं और बहुत कम 0.5% रेशियो ही मिलता है जो झूठे साबित होते हैं, बल्कि अनुसूचित जाति के मामले 95% प्लस झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं माननीय न्यायालय। इसलिए माननीय न्यायालय से ये अपील करते हैं कि अभियुक्त गण के पक्ष में एक युक्त निर्णय दिया जाए तथा उनको दोष मुक्त किया जाए। यह मुकदमा पूर्ण रूप से मनगढ़ंत कहानी तथा पुलिस और अभियोजन पक्ष की मिलीजुली भगत के कारण लाया गया है। धन्यवाद। बचाव पक्ष ने इस प्रकरण में न्याय जो अपना पक्ष रखा उससे तो ऐसा लगता है जो निर्णय हो चुका है। आपने जिन बिंदुओं को उठाया है उसमें निर्णय हो जाने की स्थिति को दर्शाया है। माननीय न्यायालय तो कहना प्रोसिक्यूटर साहब भी मानते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मामला जितनी जल्दी से आपने जो बिंदु रखे हैं उससे ऐसा लगता है खड़े करेंगे। दूसरा, आपने जो ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट दी है तो इसके साथ जो अनुसूचित जाति जो सदियों से प्रताड़ित रहा है उसके साथ न्यायालय उनको बिल्कुल ही दर्ज किया है कि सदियों से पीड़ित चले जा रहे हैं तो उनको पीड़ित ही होना चाहिए। माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने एक झूठ और सच का मामला यहाँ पर खड़ा किया है, जो कि यह मामला भी पूर्ण रूप से मनगढ़ंत पे चर्चा करें तो ज्यादा मुकदमे वापस लिए जाने या अन्य स्थितियां निर्मित होने का ये विषय सामाजिक विषय है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार से, लेकिन उनके साथ ये जब गवाहों के साथ जो पक्ष रखे गए हैं उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ घोर हुई, इन सब चीज़ों के तथ्य जो है प्रदर्शन में दर्शाए गए हैं। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों का माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उन पक्षों पर भी विचार किया जाए। माननीय न्यायालय चिकित्सीय रिपोर्ट इस बात का बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं करती है कि क्या नाम है, चोट की गंभीरता क्या है तथा किस हथियार से किस हिस्से से वार किया गया तथा चोट की गंभीरता क्या है। हाँ, मानते हैं कि अस्थिभंगुर हुआ, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सिद्ध नहीं होती है कि यहाँ पर अस्थिभंगुर किसी मारपीट के कारण हुई। 3 व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को मारते हैं साहब तो एक चोट नहीं आती है। एक हथियार 3 हथियार जब एक साथ प्रहार में लाए जाएंगे
तो कई जगहों पर चोट आएगी और इस प्रकार की चिकित्सीय रिपोर्ट पुष्टि नहीं करती है, केवल अस्थि भंगुरता की बात करती है। सर श्रीमान महोदय ये कहा लिखा है हर चोट पारी अस्थि पॉइंट नंबर 26 को बोले उसमें स्वीकार किया गया है, आर.के. सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है और साक्ष्य के तौर पर साक्ष्य अधिनियम है स्वीकार में अभियुक्त गणों ने अपने बयान में कौन सा पैरा है? 26 नंबर है। पैरा नंबर 26 प्रश्न क्रमांक 17 में पेज नंबर पेज नंबर 17 अभियोजन के प्रश्नों के दौरान सुझाव को स्वीकार अभियुक्त राजकुमार सिंह ने उसकी भाभी का हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया था और लज्जा भंग किया था, किंतु अभियोजन ने ना तो अभियुक्त्री को और ना उसके ससुर को ना ही उसके पति को पक्षद्रोही घोषित किया और ना ही उनसे इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया। माननीय न्यायालय इस बिंदु में ये बात कहीं स्पष्ट नहीं होती है कि ऐसा लज्जा भंग करने की अभियुक्त से बहू के साथ अश्लीलता की गई हो या क्या नाम है लज्जा भंग करने की कोशिश की गई हो। ये साक्ष्य के दौरान की गई बातचीतों तथा वकीलों के टाल मटोल के दौरान घुमाव फिराव के दौरान ये यदि बात आई हो सामने तो अलग बात है, बट ऐसा कहीं पर अभियुक्त के द्वारा स्वीकारा नहीं गया है और ना ही क्या नाम है ये बात अभियोजन ने कही अभी, बल्कि यह बात की पुष्टि अभियोजन के ससुर ने जरूर की है कि किसी भी प्रकार की लज्जा भंग नहीं की गई है अभियुक्त के द्वारा। कौन से फाइट रात में वेट करो। की तरफ से स्पष्ट अपने बयान में कहा गया है कि अभियुक्त आर.के. सिंह ने उसकी बहू का हाथ पकड़कर पछाड़ दिया। तो ये पछाड़ दिया ना पछाड़ देने का तो संदर्भ ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि चक्षुदर्शी इस बात को पूर्णतः नकारते हैं। अभियोजन पक्ष का दायित्व बनता है कि क्या नाम है वो अभियुक्त के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करे, हालांकि वो इस तरीके के आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं और अपनी तरफ से इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि उन्होंने अभियुक्त गण ने ये किया और वो किया। तो अभियोजन का पक्ष रखना धर्म है, वो रख सकते हैं, बट क्या नाम है यहाँ पर कहीं पर भी इस बात का सिद्धिकरण ना तो गवाहों के द्वारा होता है सिवाय अभियोजन के कहने के अनुसार। गवाहों के संबंध में ही इसलिए इंक्लूडिंग इनके जो देवर हैं उन्होंने भी क्या नाम है गवाही कि अगर पक्ष में नकारा है, तो उसके लिए माननीय न्यायालय फिर भी मामले की तह तक जाने का अपने स्तर पर प्रयास करता है। आई हैव नो प्रॉब्लम। आप कोई नए बिंदु लेकर आइए, हम उस पर भी विचार करें, उस पर भी बहस करें। Thank you.